हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, आप लोगों की सेहत अच्छी होगी, मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरी जितनी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के चैप्टर्स की जितनी भी वीडियो है, ये हमारी आज की 10th वीडियो है। इससे पहले की सारी वीडियो आप लोगों ने देख भी लिया होगा बेटा, और उसके प्रॉपर नोट्स भी बना लिए होंगे। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट काम आप लोग कर रहे होंगे, वो क्या है, आम खा रहे होंगे। भाई आम के मौसम में, यानी ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये जून जुलाई में मैं वीडियो बना रहा हूं, जुलाई में। अब आप बताइए, जुलाई में आम की बात ना की जाए तो किस चीज की बात की जाए। भाई आम इंपॉर्टेंट है, आम तो फलों का राजा है ना। और आम तो इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारे प्रधानमंत्री यानी मिस्टर नरेंद्र मोदी, एक इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है कि आप आम खाते हैं या नहीं खाते हैं। अच्छा, और अगर खाते भी हैं तो कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। तो यानी ये एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक देश के प्रधानमंत्री से इंटरव्यू में पूछा जाए तो क्या मैं अपने स्टूडेंट्स को ना बताऊं। इसलिए मैं जरूर बताऊंगा कि आप लोग भी आम के मौसम में आम खाइए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे चूस के भी खा सकते हैं और काट के भी खा सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई आम की बात। अब हम खास की बात की तरफ चलते हैं। यानी जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे बेटा, जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, वो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन था कि एम्ब्रियो सैक किस तरीके से डेवलप होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सीड और फ्रूट के बारे में। ठीक है बेटा, तो फटाफट हम लोग आज ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ते हैं कि सीड क्या होता है। जैसा कि आप लोगों को ये बात पता है कि सीड क्या होता है और सीड डेवलप कैसे होता है। ओव्यूल जब डेवलप करता है, मैच्योर होता है, तो वो क्या बनाता है, सीड बनाता है। ठीक है, इट इज ए मैच्योर्ड या राइपेंड ओव्यूल। ओके, ये एक तरह का मैच्योर या राइपेंड ओव्यूल होता है। जो सीड है वो एक तरह का राइपन या मैच्योर ओव्यूल होता है। ओके, ठीक है बेटा। अच्छा, अब सीड में अगर आप देखेंगे तो सीड में तीन चीजें होती है, इज कंसिस्ट ऑफ, इसमें बेटा तीन चीजें होती हैं। एक है सबसे बाहर की तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे हम लोग सीड कोट कहते हैं। और मैं आपको बता चुका हूं, याद करिए कि सीड कोट कहां कैसे डेवलप होता है, इंट्यूगमेंट से। जो ओव्यूल का बाहरी प्रोटेक्टिव लेयर होती है वही फर्दर डेवलप करके सीड कोट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है बेटा, तो पहला हो गया सीड कोट। दूसरा क्या है, दूसरा इसमें होता है कॉटिलिडन। और थर्ड है इंटेगुमेंट, सॉरी एम्ब्रियो। ये तीन चीजें इसमें होती हैं, सीड कोट, कॉटिलिडन एंड एम्ब्रियो। अब अगर आप सीड कोट को देखेंगे तो जैसे मान लीजिए अगर मैं इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये अंदर की तरफ क्या है, ये कॉटिलिडन है। ठीक है, और बाहर की तरफ ये क्या है, ये सीड कोट है। ये आउटर सीड कोट है जो कि टेस्टा कहलाती है। ठीक है बेटा, ये टेस्टा कहलाती है। और ये आपकी इनर सीड कोट है। ये इनर सीड कोट है जिसे हम लोग टेगमेन कहते हैं। तो बाहर वाली जो आउटर सीड कोट है उसे हम लोग टेस्टा कहते हैं। और जो इनर सीड कोट है, इनर, थोड़ा सा राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा बेटा। अब तक तो वैसे 9 वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि मेरी राइटिंग आप लोग को अब थोड़ा मोड़ा कुछ समझ में आने लगी होगी। जो इनर सीड कोट होती है उसे हम लोग टेगमेन कहते हैं। जो टेस्टा है वो आउटर इंटेगुमेंट से डेवलप होता है। आउटर इंटेगुमेंट से बेटा जो सीड कोट डेवलप होती है वो टेस्टा कहलाती है। और जो इनर इंटेगुमेंट से डेवलप होती है उसे हम लोग टेगमेन कहते
है। ठीक है, अच्छा अब अगर जरा टेस्टा एंड टेगमेंट के लिए अगर हम लोग एक दो बातें करें तो देखो, ये आउटर लेयर होती है, ये इनर लेयर होती है, इनर लेयर। जो टेस्टा है वो हार्ड होती है, ये इसके मुकाबले में सॉफ्ट होती है। ठीक है भाई, ये हार्ड होती है, ये सॉफ्ट होती है। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट क्या है, ये कलर्ड लेयर होती है और ये कलरलेस होती है, मतलब इसमें किसी भी तरह का कलर नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि सीड में, सीड अब हम दो पार्ट में उसे कैटेगराइज कर सकते हैं। सीड को बेटा हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इंडोस्पर्म। यानी देखो, याद करो तुम लोग, याद करो मैंने अभी आपसे क्या बताया कि सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, ये बताया ना मैंने अभी। ये देखो लास्ट वीडियो में, लास्ट स्लाइड में मैंने बताया कि सीड में सीड कोट होता है, कॉटिलिडन होता है और एम्ब्रियो होता है, ये बताया ना मैंने आपको। अच्छा, अब देखो तुम्हें बात पता है और मैं पढ़ा चुका हूं कि इंडोस्पर्म का काम क्या होता है। इंडोस्पर्म का काम यह होता है कि एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, यह इसका काम होता है। अब हो सकता है कि यह पूरा का पूरा इंडोस्पर्म इस्तेमाल हो जाए, पूरा का पूरा इंडोस्पर्म खर्च हो जाए एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। एक कंडीशन यह हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि इंडोस्पर्म जो है वो थोड़ा मोड़ा बचा रह जाए। ठीक है, इंडोस्पर्म रिटेन कर जाए सीड में। ये दो कंडीशन हो सकती है कि, तो सीड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे हम इसे दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं बेटा। इसमें पहला है हमारा नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, यानी ये वो सीड्स होंगे जिनमें इंडोस्पर्म नहीं पाया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था तो एम्ब्रियो ने क्या किया, पूरा का पूरा इंडोस्पर्म इस्तेमाल कर लिया, खा गया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, पी है, ग्राउंडनट है एंड बीन्स है। तो इसमें क्या है, इंडोस्पर्म इज एब्सेंट, इंडोस्पर्म इज यहां पर एब्सेंट होता है ना। कब, क्यों एब्सेंट होता है? क्योंकि इंडोस्पर्म इज फुल्ली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ओके स्टूडेंट्स, जब एम्ब्रियो डेवलप करता है उस दौरान उसे इंडोस्पर्म की जरूरत होती है और ये इंडोस्पर्म क्या करता है, पूरा का पूरा खा जाता है या यूज कर जाता है, कंज्यूम कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट। तो अब इसमें फूड किस फॉर्म में, सीड में तो भाई फूड होता है ना, फूड तब किस फॉर्म में स्टोर होगा, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फूड इज स्टोर्ड in the form of cotyledon. Okay, food is stored in the form of cotyledon. तो ये कैसे होते हैं, नॉन इंडोस्पर्मिक या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। नेक्स्ट क्या है, जो दूसरा होता है वो है इंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है बेटा, दूसरी सीड कैसी है, इंडोस्पर्मिक है या
एल्ब्यूमिनस सीड है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होगा, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा। पहले एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे बेटा वीट है, मेज के केस में, कोकोनट के केस में, ये तो आप लोगों ने पढ़ ही रखा है, कैस्टर के केस में, बार्ली के केस में, ये जो कुछ एग्जाम्पल हैं इनमें क्या होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। तो पहला पॉइंट क्या होगा इसमें, एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट, एंडोस्पर्म इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, और यहां पर फूड किस फॉर्म में स्टोर होगा सीड में, एंडोस्पर्म के फॉर्म में। फूड इज stored in the form of endosperm। ठीक है बेटा, इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये जो सीड्स होते हैं इनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये है कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उस केस में सीड जो है पूरा का पूरा खत्म नहीं हो जाता है, बल्कि सीड इज रिटेन इन एंडोस्पर्म इज रिटेन इन सीड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये भी एक पॉइंट लिख लीजिए, एंडोस्पर्म इज रिटेन ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हमने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दी कि एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस नॉन एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और एंडोस्पर्मिक सीड क्या होता है और उसके डिफरेंस। ये बेटा डिफरेंस अच्छे तरीके से याद रखिएगा, बहुत बार मेडिकल में पूछा गया है, बल्कि ये पूरा पेज ही जो है, ये पूरा पेज, ये इसमें जो भी पॉइंट्स मैंने 3 पॉइंट्स यहां प्लस एग्जांपल, यहां पे 3 पॉइंट्स प्लस एग्जांपल जो लिखवाए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जाता है कि एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक में डिफरेंस बता दीजिए, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे, अब आगे देखते हैं बेटा। अब आगे मैं क्या करूंगा कि 3-4 सीड्स ऐसे हैं जिनका जो पूछे जा सकते, कंपटीशन में तो पूछे जाते हैं। एक सीड ऐसा है जो मेज का सीड है, उसका स्ट्रक्चर एलएस मैं यहां पे दिखाऊंगा आप लोगों को, वो बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है 2 नंबर में। तो देखिए सबसे पहले मैं बीन का सीड दिखाता हूं। ये बेटा ये जो 2 डायग्राम मैंने बनाया है ये बीन का है। ठीक है, ये बीन का डायग्राम मैंने बनाया। अब नेक्स्ट डायग्राम हम देखते हैं अनियन का।
ये बेटा मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये अनियन के सीड का डायग्राम, ठीक है। सबसे बाहर की तरफ इंडोस्पर्म, अरे सॉरी सीड कोट, उसके बाद इंडोस्पर्म, ये है कॉटिलिडन, इधर है बेटा हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस, इसके ऊपर की तरफ होगा शूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टम होगा, और इधर की तरफ होगा रूट टिप, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर किसका बेटा मैंने बनाया है? ये मैंने बनाया है अनियन का, ये हमने अनियन का स्ट्रक्चर बनाया। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो कैस्टर का है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है हमारा बेटा वो कैस्टर का है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा किसका है? कैस्टर का है, ठीक है। ये कैस्टर का स्ट्रक्चर मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। और ये जो कैस्टर के स्ट्रक्चर में हाइपोकोटाइल भी होगी, कॉटिलिडन भी होगा और इंडोस्पर्म भी होगा। देखो ठीक है। तो बाहर की तरफ क्या हो जाएगा? ये सीड कोट हो गया, ये इंडोस्पर्म हो गया, और ये क्या हो गया? कॉटिलिडन हो गया, ठीक है बेटा। वो इंडोस्पर्म हो गया, वो कॉटिलिडन हो गया, ये पूरा हमारा हो गया क्या? ये कैस्टर का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये मैंने 3 सीड का यहां पर स्ट्रक्चर दिखाया है। एक बीन का मैंने आपको दिखाया, एक अनियन का मैंने आपको दिखाया, और एक आपको मैंने कैस्टर का दिखाया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेज के स्ट्रक्चर को देखते हैं, डिस्कस करते हैं मेज का जो टीएस होता है।
ठीक है बेटा, देखिए थोड़ा सा इसे रब कर लेते हैं। हाँ बेटा, देखिए ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये एलएस ऑफ सीड ऑफ मेज है ना, ये मैंने मेज के सीड का स्ट्रक्चर बनाया है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखो तो सबसे बाहर वाली सीड कोट हो गई जिसे पेरिकाप, उसके बाद एल्यूरॉन लेयर हो गई। याद करो बेटा, एल्यूरॉन लेयर हम बता चुके हैं कि 3n प्रोटीनेशियस लेयर होती है जो एम्ब्रियो को इंडोस्पर्म से सेपरेट करती है। एम्ब्रियो को इंडोस्पर्म से सेपरेट करने वाली लेयर एल्यूरॉन होती है। ये है इंडोस्पर्म। अच्छा, यहां पर ये स्ट्रक्चर जो है ये है स्कूटलम, और आपको पता है कि स्कूटलम असल में क्या है, कॉटिलिडन को ही स्कूटलम कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्या है, ये कॉलिप्टाइल है, और कॉलिप्टाइल किसे कवर करता है, प्लीम्यूल को। ठीक है भाई, ये क्या है, कॉलियोराइजा है, और कॉलियोराइजा किसे कवर करता है, रेडिकल को। ठीक है बेटा, तो ये स्ट्रक्चर है हमारा सीड का मेज के सीड का डायग्राम है। ये जरूर याद रखिएगा, इसे याद रखिएगा ये सीड है, क्योंकि बच्चा क्या होता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो एम्ब्रियो पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, या सीड का पूछा जाता है, तो वो बहुत बार कंफ्यूज होके सीड की जगह एम्ब्रियो और एम्ब्रियो की जगह सीड का डायग्राम बना के आ जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये भी मोनोकॉट का ही डायग्राम है, ये भी बेटा मोनोकॉट का ही डायग्राम है, लेकिन ये किसका है, ये मैंने मेज का बना रखा है। और याद करिए जो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वहां पर मैंने आप लोगों को जो ग्रास है उसका डायग्राम मैंने आप लोगों को बना के दिखाया था। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा आगे स्टूडेंट्स के लिए, बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। चलिए अभी जो मैंने आप लोगों को अभी तक की जो बात मैंने समझाई है उसे थोड़ा कुछ लिखवा देते हैं। What are the changes which occur during seed germination? यानी अभी तक तो मैंने आपको कुछ 3-4 कैस्टर है, अनियन है, बीन है, मेज है, इनकी सीड्स मैंने दिखाई आप लोगों को। ठीक है बेटा, इनकी सीड्स मैंने दिखाई। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि जब सीड जर्मिनेट करेगा, यानी ओव्यूल जब जर्मिनेट करके सीड बनाता है, फिर सीड फर्दर जर्मिनेट करता है, जब इस पूरे प्रोसेस जर्मिनेशन के प्रोसेस में उसमें क्या क्या चेंज आता है, तो सबसे पहले क्या चेंज आएगा, जाहिर सी बात है जो सीड कोट है जो उसे कवर कर रहा है,
सीड कोट, जो सीड कोट कवर कर रहा है, और सीड कोट कौन बनाता है? इंटीगुमेंट। तो सबसे पहले क्या होगा? इंटीगुमेंट हार्ड होगा ताकि वो सीड कोट बना सके। नेक्स्ट क्या होगा बेटा? हाइलम। हाइलम पार्ट याद करिए, ओव्यूल का जो हाइलम पार्ट था वो पॉइंट, फिर से मैं डिफिनेशन बोल दे रहा हूं हाइलम की, वो पॉइंट जो कि मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल को फ्यूनिकल से जोड़ता है। ये मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल है, ये फ्यूनिकल है, उससे जोड़ने वाले पॉइंट को मैंने कहा था हाइलम। हाइलम में हाइलम इज अ स्कार ऑन सीड कोट थ्रू विच डेवलपिंग सीड्स वर अटैच्ड टू द एम्ब्रियो। जो अटैचमेंट होता है वो असल में इसी हाइलम की वजह से आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, हाइलम के जस्ट ऊपर की तरफ, ये याद रखिएगा, हाइलम के जस्ट ऊपर की तरफ आप लोगों ने 11th क्लास में सीड का स्ट्रक्चर जब पढ़ा होगा तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि हाइलम के जस्ट ऊपर की तरफ एक स्ट्रक्चर पाया था जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। और माइक्रोपाइल का काम क्या होता है? माइक्रोपाइल का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, इसी के जरिए से वाटर और एयर मतलब मूवमेंट हो सकता है, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर जो मूवमेंट होता है ये इसी माइक्रोपाइल्स वाले रीजन से होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट इज एज द सीड मैच्योर, जैसे जैसे सीड मैच्योर होता है यानी ओव्यूल से सीड में कन्वर्ट होता है, इसका जो वाटर कंटेंट होता है यानी इसमें जो मॉइस्चर होती है वो कम होती चली जाती है, और जिसकी वजह से सीड कैसा होता चला जाता है? ड्राई होता चला जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जैसे जैसे सीड क्या होता है, जैसे जैसे ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है, जो ओव्यूल या जो सेल्स होती हैं उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है। यानी ओव्यूल में मेटाबॉलिज्म हाई होगा, लेकिन जब वो कन्वर्ट होगा सीड में तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होगी? कम होने लगेगी। उसका रीजन ये है कि सीड असल में मूव करती है डॉर्मेंसी की तरफ, जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। तो बेटा ये सब याद रखिएगा। स्टेटमेंट इस तरीके से पूछता है मेडिकल के क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ना? एक क्वेश्चन अगर इस तरीके से दे दिया जाए, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, और मान लो 4 स्टेटमेंट दे दे, उसमें अगर एक स्टेटमेंट ऐसे दे दे कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो इज इंक्रीजेस एज द सीड अटेन मैच्योरिटी, तो बहुत बारीक सी बात है, याद रखिएगा कि जैसे जैसे ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होती चली जाती है। नेक्स्ट है द एम्ब्रियो। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? जब सीड और जर्मिनेट करेगा तो सीड कहां पे? एक स्टेट ऑफ कंडीशन होती है सीड की जिसे हम लोग डॉर्मेंसी कहते हैं, है ना? डॉर्मेंसी यानी एक इनएक्टिव स्टेज होती है जिसमें सीड जब मैच्योर होके फिर वो डॉर्मेंसी पीरियड में चली जाती है, यानी इनएक्टिव स्टेज में चली जाती है। और फिर जब और ये इनएक्टिव स्टेज तब जाती है, तब ये इनएक्टिव स्टेज में जाती है सीड जब उसे अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है, और जब वापस उसे फिर बेटा फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो सीड फिर क्या होगी? जर्मिनेशन के लिए अपने आप को स्टार्ट कर लेगी। ठीक है, तो ओव्यूल से सीड डॉर्मेंट पीरियड में जा सकती है अगर उसे अनफेवरेबल कंडीशन मिले, लेकिन अगर उसे फिर से वापस फेवरेबल कंडीशन मिले तो क्या होगा? सीड बेटा फिर से क्या होगा? जर्मिनेट करने के लिए स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब एक दो पॉइंट जरा पढ़ लेते हैं कि डॉर्मेंसी क्या होता है। मैंने आपसे कहा कि ये एक कंडीशन होती है सीड में जब वो मैच्योर, जब वो जर्मिनेट नहीं कर पाती है, और जर्मिनेट ना करने का रीजन क्या होता है? कि उसे अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है। ठीक है, कैन नॉट जर्मिनेट इवन व्हेन द इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी जो कंडीशन है वो भी हो, यानी जैसे ऐसे समझो, जैसे चावल है, राइस है, चावल की कंडीशन क्या होनी चाहिए? चावल की कंडीशन ये होनी चाहिए, इन्वायरमेंटल कंडीशन, कि बरसात का मौसम हो, बारिश हो रही हो और खेत में पानी बहुत ज्यादा हो, तभी चावल की रोपाई पॉसिबल होती है। अब आप बताइए, अगर ऐसी कंडीशन हो कि ये यानी इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रेजेंट हो, उसके बाद भी अगर ग्रोथ पॉसिबल ना हो, तो इसका मतलब क्या है? कि वो डॉर्मेंट पीरियड में है। यानी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन चाहिए किसी भी सीड के जर्मिनेट करके प्लांट बनाने में, वो इन्वायरमेंटल कंडीशन मौजूद हो। ठीक है बेटा, वो इन्वायरमेंटल कंडीशन मौजूद हो, प्रेजेंट हो, उसके बाद भी
सीड जर्मिनेट ना करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, डॉर्मेंसी। एक कंडीशन होती है जिसे हम लोग क्विसेंस कहते हैं। क्विसेंस क्या होता है कि अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन ही ना प्रेजेंट हो, जाहिर सी बात है तब सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, उस कंडीशन को हम लोग क्विसेंस कहते हैं। जैसे फिर वही बात, चावल के ग्रोथ की जर्मिनेशन के लिए, ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। पानी ही ना हो, खेत में पानी ना हो तो क्या ग्रोथ पॉसिबल होगी, नहीं पॉसिबल होगी, तो उसे क्विसेंस कहेंगे। तो यानी वो इन्वायरमेंटल कंडीशन जब प्रेजेंट हो तब भी ग्रोथ ना, उसे डॉर्मेंसी कहेंगे। अच्छा, क्या क्या रीजन हो सकते हैं डॉर्मेंसी के, व्हाट आर द कॉज ऑफ डॉर्मेंसी एंड व्हाट आर द रीजंस ऑफ डॉर्मेंसी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि इनहिबिटरी सब्सटेंस होते हैं। जैसे आप लोगों ने याद करिए, जब आप लोग 11th में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पे आप लोगों ने एब्सिसिक एसिड पढ़ा था, एब्सिसिक एसिड। और एब्सिसिक एसिड के बारे में बेटा ये बात पढ़ी थी कि वो क्या करता है, डॉर्मेंसी पैदा करता है सीड्स में, एम्ब्रियो में डॉर्मेंट करता है। तो देखिए ये वो कुछ सब्सटेंस है, वो क्या करते हैं, सीड्स में डॉर्मेंसी पैदा करते हैं, ठीक है। जैसे काउमेरिन है, एबीए है, हाइड्रोक्सिल एमीन है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इमेच्योर एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो ही अगर इमेच्योर हो तो जाहिर सी बात है अगर एम्ब्रियो इमेच्योर होगा तो उसमें ग्रोथ पॉसिबल नहीं होगी। और थर्ड क्या है, हार्ड सीड कोट, यानी अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन हो कि अंदर सीड में एम्ब्रियो भी मैच्योर हो चुका हो लेकिन ऊपर की तरफ जो सीड कोट हो वो इतनी हार्ड हो, ठीक है, वो इतनी हार्ड हो कि उसको ब्रेक करके फर्दर डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है अगर सीड कोट हार्ड हो तब भी डॉर्मेंट पीरियड में चली जाएगी। नेक्स्ट देखिए डॉर्मेंसी में, अब नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ कैन वी ब्रेक डॉर्मेंसी। कि ठीक है कि भाई डॉर्मेंसी होती है और सीड डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है, लेकिन क्या उस डॉर्मेंसी को ब्रेक किया जा सकता है। तो कुछ तरीके ऐसे हैं, जैसे एक्सपोजर ऑफ लाइट, यानी जो डॉर्मेंट सीड है अगर हम उसे लाइट दे दें तो शायद ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन मतलब होता है लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, यानी जो भी सीड है, जो भी डॉर्मेंट सीड है, अगर हम उसे रेगुलर लो टेम्परेचर देते रहें, बहुत कम टेम्परेचर देते रहें, 0 से 5 डिग्री के बीच का टेम्परेचर देखते रहें, तो क्या होगा, बेटा, तो ये होगा कि ये डॉर्मेंसी ब्रेक कर जाएगी। और यही, और आप लोगों को पढ़ा होगा आप लोगों ने कि एक और तरीका होता है जिब्रेलिक एसिड के जरिए से भी, है ना, जिब्रेलिक एसिड के जरिए से भी डॉर्मेंसी को ब्रेक किया जा सकता है। तो दूसरा क्या है, स्ट्रैटिफिकेशन, यानी लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट के जरिए से, उसे स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है स्कैरिफिकेशन, यानी वो कंडीशन सीड डॉर्मेंट सीड की जिसमें अगर वो डॉर्मेंट है, डॉर्मेंसी में है और उसकी सीड कोट बहुत हार्ड है, तो हम क्या करें, उसके सीड कोट को रप्चर करते ताकि एम्ब्रियो की ग्रोथ हो सके, उसे हम लोग स्कैरिफिकेशन कहते हैं। और लास्ट है ऐसे केमिकल्स, स्टिमुलेंट्स जो क्या करते हैं, जो सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक करते हैं। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्या, जिब्रेलिक एसिड। ये सारी बातें आप लोगों ने पढ़ रखा है, जिब्रेलिक एसिड, जिसके जरिए से हम सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या बेटा, अच्छा, अब सीड की वजह से किसी फ्लावरिंग प्लांट में क्या क्या एडवांटेज होता है। तो सबसे पहले है कि सीड में, क्योंकि सीड कोट होता है और सीड कोट क्या करता है, एम्ब्रियो को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्श कंडीशन। हार्श कंडीशन मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया या बहुत कम हो गया, या खाने की या न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, या पानी बहुत ज्यादा हो गया, पानी कम हो गया, तो ये सारी चीजें क्या है, इसकी वजह से सीड कोट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को। नेक्स्ट क्या है, हेल्प इन डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट, यानी आपको पता है कि सीड का डिस्पर्सल होता है, एक जगह से सीड दूसरी जगह जाता है, और ये डिस्पर्सल किसकी वजह से, कोई भी प्लांट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो जो डिस्पर्सल होता है वो किसकी वजह से होता है, उसका एक बड़ा रीजन सीड होता है। ठीक है बेटा, सीड के डिस्पर्सल की वजह से ये इसे नई नई हैबिटेट में ग्रो करता है। जैसे एक एग्जांपल बता दूं आपको, पता है कि जैसे अगर मैं डेट पाम की बात करूं, यानी खजूर की बात करता हूं, डेट पाम की, आपको पता है कि वो इंडिया का नेटिव नहीं है,
लेकिन अब कुछ इलाके महाराष्ट्र की तरफ हैं, गुजरात की तरफ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जो डेट पाम है वो ग्रो कर सकता है, ग्रो होता भी है, उसकी खेती भी उधर होती है। लेकिन स्पेशली ये किधर का है, ये मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब, इराक, ईरान, ये जो इलाका है वहाँ का ये नेटिव फल है। लेकिन कैसे आया होगा, क्योंकि आपको पता है कि उस इलाके से इंडिया के जो कोस्टल इलाके हैं वहाँ पर क्या होता था, ट्रेड होता था। तो वो लोग ये फल लेके आए होंगे और फिर यहाँ पे सीड आया होगा और सीड फिर यहाँ पर भी ग्रो करने लगा। तो ये जो ये सीड का एक फायदा ये है कि वो नई हैबिटेट में ग्रो कर सकता है, ये इसी की वजह से, ठीक है, डिस्पर्जन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है, सीड में रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट, क्योंकि सीड जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होता है। सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही तो प्रोडक्ट होता है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नहीं होता है। मेल गैमीट फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज कर रहे हैं तो जाइगोट बन रहा है, तो एम्ब्रियो बन रहा है, तो सीड बन रहा है। तो इसका मतलब सीड क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है। अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है तो इसका मतलब वो क्या पैदा करेगा, वेरिएशन पैदा करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो नई ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करेगा, ठीक। लास्ट है, सीड इज द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। स्टोर सीड कैन बी यूज्ड एज फूड एंड आल्सो टू रेज क्रॉप इन नेक्स्ट जनरेशन। आपको ये बात जानते हैं, आप लोग जो खेती किसानी से कुछ ताल्लुक रखते हैं वो ये जानते होंगे कि नई जो नया सीजन में हमें ग्रो करना होता है तो हम सीड का ही इस्तेमाल करते हैं नई सीजन्स के ग्रोथ में। जो भी एग्रीकल्चर हम करते हैं उसकी ग्रोथ में हम सीड का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंस है बेटा सीड की। नेक्स्ट अब देखते हैं कि अगर आपको सीड स्टोर करनी है, ठीक है, अगर आपको सीड स्टोर करनी है तो व्हाट आर दी नेसेसरी कंडीशन फॉर स्टोरेज ऑफ सीड। तो पहला क्या है, डिहाइड्रेशन है। सॉरी ये होगा अगर आपको स्टोर करना है सीड तो एक चीज इंपॉर्टेंट है, पहला कि सीड डॉर्मेंट होना चाहिए, ठीक है, डॉर्मेंट होना चाहिए। और दूसरा क्या कि डिहाइड्रेशन होना चाहिए। ये दो कंडीशन है अगर आप सीड स्टोर करना चाहते हैं। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज द वायबिलिटी ऑफ सीड। वायबिलिटी मतलब क्या होता है, लाइफ स्पैन, ठीक है, लाइफ स्पैन। वायबिलिटी क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है। देखो लाइफ स्पैन, अब जाहिर सी बात है सीड की लाइफ स्पैन जो है वो वैरी कर सकती है, अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग प्लांट से वैरी कर सकती है। लेकिन अगर आप किसी सीड के वायबिलिटी को चेक करना चाहते हैं तो आप एक केमिकल है ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, बेटा इसे याद रखना, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसके जरिए से हम सीड की वायबिलिटी को चेक कर सकते हैं। अब दो एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। एक है ल्यूपिनस आर्क्टिकस, जिसे ल्यूपाइन भी कहते हैं। वो हम जब आर्कटिक टुंड्रा से हमें ये सीड मिला और हम ये मानते हैं कि ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट वायबल सीड है, लगभग 10,000 साल पुराना सीड है। ये जो ल्यूपिनस आर्क्टिकस जो सीड, इसका जो सीड है वो 10,000 साल पुराना है और इट कैन जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस फ्लावर ऑल्सो। नेक्स्ट है हमारा फ्यूनिक्स डैक्टिलीफेरा, ये साइंटिफिक नेम है बेटा डेट पाम का, इसे याद रखना, इसे याद रखना, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया। ये डेट पाम का साइंटिफिक नेम है बेटा। देखो कम से कम उन ऑर्गेनिज्म और उन प्लांट्स का साइंटिफिक नेम आपको जरूर याद होना चाहिए जिसके बारे में आपके एनसीईआरटी में जिक्र किया हुआ है, क्योंकि वो पूछा जा सकता है आपके नीट में, तो उसको बारे में आपको जरूर पता होनी चाहिए। कितने साल पुराना, 2000 साल पुराना वायबल सीड हमें ये मिला है। और कहां से मिला, फ्रॉम द एक्सकवेशन ऑफ किंग हेरोड्स पैलेस नियर डेड सी। डेड सी के पास ये जो हेरोड साहब थे उनका कोई पैलेस रहा होगा, जब उसकी खुदाई हुई तो उसमें ये डेट पाम हमें मिला, ठीक है, डेट पाम का सीड हमें मिला। अच्छा एक दो रिमार्क में
एक दो पॉइंट्स देखो। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्रूट का साइज तो बहुत छोटा होता है। ये सब लिख लीजिएगा आप लोग, ये सब याद करने वाली चीज है, इसमें बहुत ज्यादा कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं है, क्योंकि इससे पहले की जो सारी वीडियोस थी उसमें सारा बेटा कॉन्सेप्चुअल था और मैंने आपको अच्छे तरीके एक्सप्लेन कर दिया। इसमें बस आप लोग इसे लिख लीजिए और रट डालिए, एकदम याद कर डालिए, ठीक है। तो बहुत से प्लांट्स में ऐसे होते हैं फ्रूट की साइज तो छोटा होता है, ठीक है, लेकिन उनमें क्या होता है, सीड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, लार्ज नंबर ऑफ सीड होता है। जैसे एग्जांपल है ऑर्चिड है, फाइकस है, ओरोबैंकी है, स्ट्रिगा है। ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ये दोनों पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट एक और बात रिमार्क में कि अच्छा ये बताओ कि द नंबर ऑफ सीड इज आइदर इक्वल टू ओव्यूल और लेस देन द नंबर ऑफ ओव्यूल, है ना भाई। ओव्यूल से ही तो सीड बन रहा है, ओव्यूल से ही तो सीड बन रहा है, तो सीड कितना होगा। यानी अगर मैं एक बात कहूं कि एक प्लांट है, मान लीजिए एक प्लांट है और मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि उसमें 100 ओव्यूल है, 100 ओव्यूल है, तो क्या इस प्लांट में 110 सीड बन सकता है, बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, क्योंकि भाई ओव्यूल से ही तो सीड बनता है। तो हमेशा क्या होगा कि जो नंबर ऑफ सीड का जो फॉर्मेशन हुआ है वो ओव्यूल के नंबर से या कम होगा या इक्वल होगा। बहुत क्या हो सकता है कि 100 ओव्यूल है तो 100 सीड बन गया, बहुत ज्यादा क्या हो सकता है कि 100 सीड बन गया या 100 से कम ही बनेगा, है ना, लेस देन 100 सीड होगा। लेकिन कभी भी मोर देन 100 सीड पॉसिबल नहीं है। यानी कोई कहे कि 100 ओव्यूल से 110 सीड बनी है, ये सही बात है, आप कह दीजिएगा पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। द नंबर ऑफ सीड इज आइदर इक्वल टू ओव्यूल और लेस देन द नंबर ऑफ ओव्यूल, इट इज नेवर मोर देन द नंबर ऑफ ओव्यूल, ठीक है बेटा, कभी भी ओव्यूल से ज्यादा नहीं होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फ्रूट, क्योंकि देखिए सीड हमने पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट है फ्रूट। फ्रूट क्या होता है, मैच्योर ओवरी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रूट कहेंगे, ठीक है, उसे फ्रूट कहेंगे। अच्छा, जो ओवरी की जो आउटर वॉल होती है वो डेवलप करती है किसमें, इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट। आउटर वॉल ऑफ ओवरी इज डेवलप into the wall of fruit, ठीक है। जो ओवरी की आउटर वॉल होती है वो डेवलप कर जाती है वॉल ऑफ फ्रूट में, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। अब ये पेरिकार्प बेटा 3 तरह का होता है, इपिकार्प, मीजोकार्प एंड इंडोकार्प। इपिकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प होता है। इपिकार्प क्या होती है, जो सबसे आउटर लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो इपिकार्प होती है। ये कैसी होती है, ये बेटा आपकी मिडिल लेयर होती है और ये इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। तो इंडोकार्प कैसी होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो फ्रूट जो होता है ना, फ्रूट 2 तरह का होता है। फ्रूट 2 तरह का होता है, एक ट्रू फ्रूट होता है, ट्रू फ्रूट होता है। ट्रू फ्रूट का मतलब वो फ्रूट जो कहां से डेवलप करे, टोटल ओवरी से डेवलप करे, यानी ओवरी इन्वॉल्व होती है इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, देन दैट इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट। जैसे मैंगो है, ग्रेप है, कॉटन है,
when fruit is developed from ovary, उसे हम लोग ट्रू फ्रूट कहेंगे। याद रखिए, बोर्ड के स्टूडेंट्स 2 नंबर में पूछा जाता है। एग्जाम्पल है इसमें आपका मैंगो, एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, ग्रेप, कॉटन। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। एक और तरह का फ्रूट होता है जिसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं। फॉल्स फ्रूट का मतलब होता है कि जब ओवरी के अलावा दूसरे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स, जैसे एप्पल के केस में थैलेमस होता है, इसी तरीके से स्ट्रॉबेरी के केस में भी थैलेमस होता है। ठीक है, ठीक है। when some other part of flower is also involved in the development of fruit, जब फ्रूट में दूसरे पार्ट भी इन्वॉल्व होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट। जैसे एग्जाम्पल है मैंगो, सॉरी मैंगो नहीं, एप्पल। एग्जाम्पल है बेटा एप्पल, और इसमें क्या होगा, थैलेमस इज इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। थैलेमस इज इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, ये इसके एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, ये फॉल्स फ्रूट होते हैं। मतलब जब फ्रूट ओवरी ना होके फ्लावर के दूसरे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, उसे हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है थैलेमस। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज देखिए आप लोग, मैं इसे थोड़ा सा रब कर देता हूं यहां पे। एक चीज होती है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। बहुत बार बेटा आप लोगों ने ऐसा फ्रूट देखा होगा, बहुत बार आप लोगों ने पपाया के केस में देखा होगा कि आप जब पपाया को कट करिए, फल को काटिए, अंदर आपको सीड मिलेगा ही नहीं। यानी बहुत से केस में आपको देखेंगे कि आपको खूब ज्यादा सीड मिलेगा, लेकिन बहुत से केस में आपको सीड एकदम भी नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा होता है? आप देखिएगा कभी पपीते को काटते वक्त इस बात को गौर करिएगा कि उसमें सीड है या नहीं है या कम है। तो उसका रीजन ये होता है कि वो पपीता जिसमें सीड नहीं है वो पार्थिनोकार्पी फ्रूट्स है, यानी वो पार्थिनोकार्पिक मेथड से डेवलप किया गया है। ठीक है, देखो क्या होता है। व्हाट इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट? मतलब डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है और उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, यानी मियोसिस नहीं हो रही होगी, तो उस तरह के फ्रूट्स को हम लोग क्या कहेंगे? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहेंगे। और इस फ्रूट में जाहिर सी बात है जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है तो जाइगोट नहीं बनेगा। जाइगोट नहीं बनेगा तो क्या नहीं होगा? एम्ब्रियो नहीं बनेगा, तो इसका मतलब सीड नहीं बनेगा। तो इस तरह के पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स में क्या होता है बेटा? सीड एब्सेंट होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है बनाना है, गुआवा है, टोमेटो, पपाया है। ठीक है बेटा, ये 4-5 एग्जाम्पल मैंने आपको
ये पी है, पपाया। ठीक है, इसमें ये बनाना वाला जरूर याद रखना, ये बनाना वाला एग्जांपल जरूर याद रखना। नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट है कि अगर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स डेवलप करने हैं तो आप क्या कैसे बना सकते हैं। तो अगर हम प्लांट में अगर हम अप्लाई कर देते हैं ऑक्सिन या जिब्रेलिक एसिड, उसकी वजह से पार्थिनो फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है। याद करिए जब आप लोगों ने प्लांट ग्रोथ हार्मोन 11th में चैप्टर में पढ़ा होगा तो वहां पर ऑक्सिन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि वो पार्थिनो कार्पी को इंड्यूस करता है या पार्थिनो कार्पिक फ्रूट्स का डेवलपमेंट करता है। ठीक है, तो एक चीज ये इंपॉर्टेंट हो गई कि आप बनाना इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, और एक चीज ये कि ऑक्सिन और जिब्रेलिक एसिड के एप्लीकेशन की वजह से, इसे अप्लाई करने की वजह से क्या होता है, ये क्या होता है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है भाई, तो पार्थिनोकार्पिक, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसमें 3 पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, 4 पॉइंट सॉरी। पहला, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता क्या है, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बेटा आपसे पूछा जाएगा कि इसमें होता क्या है, तो आप बताएंगे कि सीड नहीं पाया जाता है। तीसरी चीज इसके एग्जाम्पल में बनाना, और चौथा ये कि हम कैसे डेवलप कर सकते हैं ऑक्सिन और जिब्रेलिक एसिड की वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब जो नेक्स्ट है बेटा वो हमारा कौन सा सेशन है, क्वेश्चन आंसर सेशन है। हमने आप लोगों को इस वीडियो में सीड के बारे में डिटेल में डिस्कशन आपसे बेटा हमने कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, नेक्स्ट सेशन में चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, पहला क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जेनरेट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, जनरेट्स, पहला ऑप्शन है लॉन्गर वायबिलिटी ऑफ सीड। लॉन्गर ऑफ, जाहिर सी बात है सीड का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका मतलब हो रहा है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वायबिलिटी यानी लाइफ स्पैन पे तो कोई असर होना नहीं चाहिए, है ना, लाइफ स्पैन पे तो ऐसा कोई असर नहीं होना चाहिए, तो यानी ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा, प्रोलॉन्ग्ड डॉर्मेंसी, अरे भाई डॉर्मेंसी तो सारी सीड्स में पाया जाएगा भाई, अगर सीड है तो इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है तभी तो सीड बना है, तो वो डॉर्मेंसी, ये तो सभी, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। नेक्स्ट, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, और यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे खास बातों में से एक बात है कि उसमें वेरिएशन आता है और जेनेटिकली न्यू ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट होता है। यानी आंसर क्या होगा बेटा, सी। ठीक है, आगे देखते हैं। हाइलम इज ए स्कार ऑन, हाइलम इज ए स्कार ऑन, देखो तुम लोग को मैंने लिखवा रखा है इसमें, मैंने बेटा आप लोगों को लिखवाया है इसमें, ये देखिए, above the hilum a small portion is called micropyle and it provide the way for the entry of water and oxygen। ठीक है, ये बात मैंने लिखवा रखी है हाइलम से रिलेटेड। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, हाइलम इज ए स्कार ऑन दी सीड वेयर माइक्रोपाइल इज प्रेजेंट, माइक्रोपाइल उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, माइक्रोपाइल, तो पहले ऑप्शन देख लीजिए, हाइलम इज ए स्कार ऑन दी, तो मैंने आपको बता रखा है ये कहां पाया जाता है, सीड में पाया जाता है, यानी पहला ऑप्शन तो दूसरा ऑप्शन पहले ही खत्म हो गया। देखिए बेटा बहुत बार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन एग्जैक्ट आता नहीं है, इसका क्या आंसर होगा क्वेश्चन का मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता है, हम वहां पर एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, यानी हम ये कहते हैं कि कौन कौन सा नहीं हो सकता, यानी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन ऑप्शन कौन कौन से नहीं हो सकते। जैसे ये मुझे इतना पता है, मान लीजिए अगर मैं क्वेश्चन कहूं कि हाइलम जो है वो हमने सीड के कॉलम में पढ़ा है, सीड में पढ़ा है,
सीड में पाया जाता है। अगर मुझे सिर्फ मैं कहूं कि सिर्फ इतना पता है, फिर भी मैं ये कह सकता हूं कि ये 2 ऑप्शन कट कर जाएंगे, यानी अब सिर्फ 2 ही ऑप्शन में मुझे चूज करना पड़ेगा। तो इसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं कि पहले आप, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर ना आता हो तो आप पहले उनको हटाइए जिनके कोई चांस है ही नहीं, ठीक है, चांस है ही नहीं। अब देखिए, सीड वेयर माइक्रोपाइल इज प्रेजेंट, बेटा मैंने आपको पढ़ाया माइक्रोपाइल इसके ऊपर की तरफ पाया था, तो यानी क्या होगा, वेयर फ्यूनिकल वॉज अटैच, और ये मैंने आपसे बोला भी था, ये बात मैंने बेटा अभी बोली भी थी आपसे कि हाइलम होता क्या है, बॉडी ऑफ ओव्यूल को कनेक्ट करता है जो फ्यूनिकल से, उसे हाइलम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, इन द गिवन लिस्ट ऑफ प्लांट्स हाउ मेनी हैव एल्ब्यूमिनस या इंडोस्पर्मिक सीड। कह रहा है कि मैंने आपको 5-6 एग्जाम्पल दिए हैं, अब आप बताइए इनमें से कौन कौन से इंडोस्पर्मिक होते हैं। ये एग्जाम्पल है। अब आप लोग अपने नोट्स देखिए, 2-3 पेज पलट के देखिए पीछे, मैंने अभी करवा रखा है आप लोगों को, उसमें देखिए मैंने क्या करवाया बेटा। पहले मैंने किसका एग्जाम्पल, पहले मैंने देखो जहां पर मैंने सीड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इंडोस्पर्म कराया, पहले मैंने नॉन इंडोस्पर्मिक या नॉन एल्ब्यूमिनस कराया। तो पहले हम वही देख लेते, नॉन इंडोस्पर्मिक में मैंने कौन कौन सा एग्जाम्पल लिखवाया, पी लिखवाया है ना, पी लिखवाया है, और उसके अलावा बीन लिखवाया है और ग्राउंडनट लिखवाया है। अब देखो बीन आ गया, यानी ये भी इंडोस्पर्मिक हो गया, है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है इन द गिवन लिस्ट ऑफ, सॉरी ये कैसा है, ये नॉन इंडोस्पर्मिक है और ये भी नॉन इंडोस्पर्मिक है, ये दोनों कैसे हैं, नॉन इंडोस्पर्मिक है। लेकिन इस क्वेश्चन ने क्या पूछा है, इंडोस्पर्मिक बताइए, ये इंडोस्पर्मिक बताइए। तब आप इंडोस्पर्मिक कौन सा होता है, वीट लिखिए, देखिए एग्जाम्पल मैंने लिखवा रखा है, मेज का एग्जाम्पल लिखवा रखा है, कैस्टर, कोकोनट और बार्ली का एग्जाम्पल लिखवा रखा है, यानी इसमें 4 कैसे हुए, इंडोस्पर्मिक सीड हुए। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, टेस्टा ऑफ ए सीड इज डेराइव फ्रॉम। देखो पहली वीडियो पे जाओ, पहले जो पहला पेज इसमें है, मैंने उसमें करवा रखा है कि सीड कोट है, ये 2 लेयर्ड होती है, अंदर की तरफ ये कॉटिलिडन है ना। बाहर वाली सीड कोट जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टा कहते हैं, अंदर वाली को टेगमेन कहते हैं। यही तो होता है, बोल भाई, बाहर वाले को टेस्टा और अंदर वाले को टेगमेन कहते हैं। टेस्टा कैसे डिराइव होता है, आउटर इंटुगुमेंट से, और अंदर वाली टेगमेन इनर इंटुगुमेंट से, है ना, ये इनर इंटुगुमेंट से डिराइव होती है। अब ऑप्शन देख लो, टेस्टा ऑफ सीड, टेस्टा मतलब सीड कोट की बात कर रहे हैं। अब जब सीड कोट की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है ओवरी वॉल आ ही नहीं सकती है, क्योंकि ओवरी वॉल क्या बनाती है, पेरिकार्प बनाती है, जो कि फ्रूट वॉल होती है। कट कर दो इसे, ये नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं आउटर इंटुगुमेंट्री लेयर, और ये बात तो अभी मैंने बताई है, क्योंकि टेस्टा बाहर की लेयर होती है, इसलिए ये आंसर होगा। ये हो ही नहीं सकता इनर इंटुगुमेंट्री, क्यों, क्योंकि अगर इसने टेगमेन पूछा होता तब आप ये कहते हैं, और हाइलम का ये काम होता ही नहीं है। तो आंसर क्या आ गया, आउटर इंटुगुमेंट्री लेयर, ठीक है बेटा। तो हमने आप लोगों को कंप्लीट कर दिया इस वीडियो में, इस क्लास में सीड हमारा कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में सिर्फ एक क्लास और बची है, छोटी सी क्लास होगी, जो कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कॉन्सेप्ट है, एपोमिक्सिस है और पॉलीएम्ब्रियोनी है बेटा। ये 2 चीज मुझे आपको पढ़ाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी पे ही डिस्कशन करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।